तो अब आपने देखा होगा HTML CSS किस तरह की वेबसाइट होती है, वो लोड लेती रहती है। अगर नेट स्लो हो या कोई मसला हो तो आप होम से अबाउट पे जाएंगे ना, लोडिंग चल रही है, पेज डाउनलोड हो रहा है या इमेज बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके आपको शो हो रही है, तो इस तरह की मतलब लोड टाइम बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि हर बार वही सेम चीज़ डाउनलोड हो रही है। सही, अब इसकी परफॉर्मेंस इस वजह से कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोड इसमें इतना ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये इसकी प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से सॉल्यूशन निकाला गया कि यार ये जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, इसको सिंगल पेज बनाया जाए। सिंगल पेज मतलब ये है कि index.html का पेज है ना, उसी में पूरी वेबसाइट बन जाए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात रहती है लैंडिंग पेज की, वो बात नहीं हो रही। क्या एक पेज बनाया लैंडिंग पेज और जान जुड़ाई, खत्म करो बात, वो बात नहीं हो रही, बल्कि एक पेज पे सारे पेजेस नजर आए। अच्छा, वैसे हम अगर मैं आपको बोलूँ ना, मुझे अभी जितना आपने पढ़ा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सिंगल पेज पे आप पूरी वेबसाइट बना के दिखाएं, बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप क्या करेंगे, एक डिव लेंगे और डिव के अंदर बस कंटेंट चेंज करते रहेंगे जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस लगा के। क्या यूजर अबाउट पे क्लिक करे तो ये वाला डिव एम्प्टी हो जाए और अबाउट वाला जो जावास्क्रिप्ट से कंटेंट है वो उसमें आ जाए। ऐसे करेंगे तो इससे क्या होगा, एक पेज पे पूरी वेबसाइट बन जाएगी। तो यही सॉल्यूशन प्रॉपर वे में निकालने के लिए ना जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज बनाई गई, फ्रेमवर्क्स बनाए गए। ठीक है, जिसमें एक लाइब्रेरी है रिएक्ट, ठीक है भाई, जावास्क्रिप्ट की, और एक, अच्छा रिएक्ट नहीं है सिर्फ, काफी सारी है। एंगुलर है, एंगुलर पूरा फ्रेमवर्क है। सही है, रिएक्ट क्या है, लाइब्रेरी है, एंगुलर क्या है, फ्रेमवर्क है। अच्छा, इसके अलावा व्यू है, व्यू भी पूरा फ्रेमवर्क है। सही भाई, ठीक है, ये तीन ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत होंगे तरी किस किसने बनाए हुए, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर है ना वो ये तीन है, एक रिएक्ट, एक एंगुलर और एक व्यू। अच्छा, व्यू भी समझे थर्ड नंबर पे, शुरू के जो दो है ना वो रिएक्ट और एंगुलर है। अच्छा, रिएक्ट क्या है, मैंने कहा एक लाइब्रेरी है, और एंगुलर क्या है, पूरा फ्रेमवर्क है। तो दोनों को सुन के आपको क्या लग रहा है, मतलब रिएक्ट क्या है, लाइब्रेरी है, रिएक्ट से कंप्लीट एप्लीकेशन हम नहीं बना सकते हैं, सही है। यस सर। एंगुलर क्या है, फ्रेमवर्क है, उससे कंप्लीट एप्लीकेशन बन जाएगी। सही भाई, तो रिएक्ट क्यों पढ़ना है, फिर एंगुलर ही पढ़े कि उससे कंप्लीट एप्लीकेशन बन जाएगी, वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस पे भी बहुत बहस चलती है, जैसे मैंने लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में बताई ना। अब जो एंगुलर वाला बंदा होगा वो बोलेगा नहीं भाई एंगुलर ही अच्छी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और जो रिएक्ट वाला होगा बोलेगा भाई रिएक्ट ही अच्छी है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे वो बात ले लें कि एक बंदा पीता चाय और एक पीता कॉफी, कॉफी वाला बोलेगा भाई नहीं नहीं कॉफी अच्छी है, तो पागल है, चाय पीता है। और जो चाय पीता है तुझे क्या पता चाय का क्या बात है, होता है ना भाई ऐसा। तो इसी तरह रिएक्ट और एंगुलर में भी, जो रिएक्ट वाला बंदा बोलता भाई रिएक्ट ही जो है, और जो एंगुलर वाला बोलता भाई एंगुलर ये जो है। अच्छा, अब हम रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, फिर हमें तो अब दोनों नहीं आती, आपको दोनों नहीं आती, क्या ना रिएक्ट आती है ना एंगुलर, तो आप किसकी तारीफ करें, और पढ़ रिएक्ट क्यों रहे। पढ़ रिएक्ट इस वजह से रहे क्योंकि रिएक्ट जो है ना इन तीनों से सबसे आसान है, तीनों से आसान है और बहुत शॉर्ट है। मतलब ऐसा समझ लें कि ये तो क्लास पढ़ रहे हैं, अगर क्लास भी ना पढ़े ना, अगर आप सेल्फ लर्निंग करें तो कम से कम भी 8 से 10 दिन के अंदर ना पूरी रिएक्ट आपको आ जाती है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो इतने ज्यादा नहीं है। अच्छा, अगर एंगुलर की बात की जाए तो एंगुलर के लिए आपको 1 से 1.5 मंथ लगाना पड़ेगा, तब जाके पूरी एंगुलर समझ में आएगी, क्योंकि उसमें पूरा फ्रेमवर्क के काफी सारी चीजें उसमें है। ठीक है, तो ये वजह है। अच्छा, रिएक्ट का कोड समझने में काफी आसान है क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। रिएक्ट के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, एरो फंक्शन हो गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो गए, स्प्रेड ऑपरेटर, डीस्ट्रक्चरिंग, ये सारा आना, कॉल बैक फंक्शन, ये आना चाहिए, जो कि आपको आता है भाई PS6 में जो हमने पढ़ा। अच्छा, एंगुलर के लिए ना फिर मजीद और चीजें आनी चाहिए। अच्छा, एंगुलर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं ना, बड़े बड़े मतलब सीनियर डेवलपर हैं पूरे वर्ल्ड में, वो क्या बोलते हैं कि यार जो जावास्क्रिप्ट से स्टूडेंट आ रहा है ना, वो पहले रिएक्ट पढ़े, ठीक है, और उसके बाद फिर रिएक्ट पढ़ ले, तो एंगुलर पे जाना है तो फिर एंगुलर पे भी चले जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले रिएक्ट पढ़े क्योंकि रिएक्ट जो है वो बहुत आसान है। अच्छा, अब दोनों की हिस्ट्री आपको पता होगी, एंगुलर जो है वो गूगल ने बनाई है और रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने बनाई, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, जो नहीं जानता था उसको भी पता चल गया। अच्छा, एंगुलर कब आई है पता है?
अच्छा एंगुलर है तो रिएक्ट से पुरानी, लेकिन पहले जो था ना ये एंगुलर जेएस करके था, एंगुलर जेएस, ठीक है। फिर हुआ ये कि यार 2000 मेरे ख्याल से 16 से इसका नाम है सिर्फ एंगुलर कर दिया, फिर एंगुलर 1, एंगुलर 2, एंगुलर 3 इस तरह करके अब चल रही है। अच्छा रिएक्ट जो आया वो 2013 में आया, ठीक है, फेसबुक ने बनाई, ठीक है। तो अब रिएक्ट के भी वर्जन चलते हैं। अभी अगर रिएक्ट का करंट वर्जन देखना है तो मेरे ख्याल से 17 चल रहा है, वो रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से पता चल जाएगा, अभी देखेंगे भी। तो रिएक्ट जो बनाई है फेसबुक ने बनाई है और एंगुलर जो बनाई है वो गूगल ने बनाई है, और दोनों ही कंपनी आपको पता है कैसी है, ठीक। कोई आपको ही बोलेगा कि नहीं फेसबुक अच्छी है, कोई बोलेगा नहीं गूगल अच्छी है, कौन सी अच्छी है? फेसबुक। दोनों ही मतलब टॉप की कंपनीज है। अच्छा अब इनकी जो चीजें है ना, तो एक तो कंपनी देख के कभी भी नहीं जाना क्या अगर कंपनी अच्छी है तो फिर इसकी जो बनाई हुई चीज है वो भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं। चीज देखी जाती है क्या इन्होंने जो चीज बनाई है वो कैसी है। अच्छा अब हुआ ये क्या, ये इन्होंने क्यों बनाई, जरूरत क्या पड़ी वो आपको पता चलेगा। सिंगल पेज एप्लीकेशन थी, इसके अलावा भी काफी चीजें बनाई गई और, लेकिन ये मार्केट में कैसे आई और क्यों आई। अच्छा आज की जो क्लास है ना, देखिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें जितना भी इंट्रो है ना वो आपको पता चल रहा है, और जब आप रिएक्ट लेवल पर बन जाएंगे ना तो ये सारी चीजें पता होना लाजमी होती है। कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, कोई पूछ लेता है तो डायरेक्ट वो यही क्वेश्चंस करता है। तो भाई होता ये क्या, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना ये पूरी पूरी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं। अच्छा आप पूरा यहाँ से कोर्स करके निकलेंगे ना, आप भी अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं, या अभी रिएक्ट के बाद बना सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट पे ही बना सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं होती। हम भी लाइब्रेरी बना सकते हैं, फिर जो हम लाइब्रेरी बनाएंगे वो हमारी लाइब्रेरी की होगी, और जो फेसबुक ने बनाई है तो फिर वो फेसबुक के लाइब्रेरी की है। तो ये बात है। अभी जो पूरी रिएक्ट बनी हुई है ये भी लाइब्रेरी है, हम पूरी बना दें रिएक्ट, कि बनाई तो इंसान ने ही है ना, तो हम भी बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो देखेंगे जिस लेवल पे बनी है तो इसमें से जब ज्यादा पावरफुल है। तो होता ये क्या, अभी भी ना रिएक्ट की जो हम यूज कर रहे हैं ये तो पब्लिक वाली है, फेसबुक ने अपने लिए अलग से रिएक्ट के वर्जन बनाए हैं जो उसने पब्लिक नहीं कर रहा है, मतलब वो और ज्यादा हाई-फाई है, वो खुद यूज करता है फेसबुक, पब्लिक ओपन सोर्स नहीं किए उसने। इसी तरह गूगल ने एंगुलर के कुछ अच्छे वर्जन बनाए हैं जो वो खुद यूज कर रहा है, पब्लिक करे हुए नहीं है। और जब अच्छा जब बनाते हैं ना ये 4-5-10 साल ये खुद ही यूज करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि यार अब हम पब्लिक कर देते हैं। वो पब्लिक भी कौन सा करते हैं, उसका हल्का वाला वर्जन, फिर वो पब्लिक यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा वो भी हमारे फायदे के लिए, इसमें भी इनका फायदा है, ठीक ठाक। ये जो रिएक्ट वगैरह चल रही है, एंगुलर चल रही है, ठीक ठाक प्रॉफिट होता है गूगल और फेसबुक को। वैसे तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी जगहों से उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन ये भी एक वे है प्रॉफिट का। तो फेसबुक ने भी इसको ओपन सोर्स कर दिया और गूगल ने एंगुलर को भी ओपन सोर्स कर दिया। तो अभी तक इस पे बहस चलती है, ठीक है। और आज के जो असाइनमेंट है ना मैं इसे रिलेटेड दूंगा, क्लास के एंड में बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो हम रिएक्ट पे इसलिए जा रहे हैं, क्या रिएक्ट जो है वो आसान है। अच्छा अब ये भी नहीं है कि एंगुलर इतनी मुश्किल है कि आप पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। रिएक्ट पढ़ लेंगे तो एंगुलर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है पढ़ने में। अच्छा अब एप्लीकेशन के ऊपर भी बात होती है, क्या आप किस लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब आप कोई छोटी एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे टू डू ऐप बना रहे हैं। अब टू डू ऐप आप बनाएंगे तो आप जावास्क्रिप्ट पे बना देंगे, आप बोलेंगे मैं रिएक्ट पे बना दूं, एक लाइब्रेरी छोटी सी आपने यूज की थी बना दी, उसमें कोई नेविगेशन नहीं है, कोई राउटिंग नहीं है, ठीक है। राउटिंग बताता हूँ भी क्या होती है। तो आप क्या बोलेंगे, रिएक्ट पे बनाएं। आप ये नहीं बोलेंगे कि इतनी छोटी ऐप बनाने के लिए एंगुलर का पूरा फ्रेमवर्क डाउनलोड करो और पूरी फ्रेमवर्क में वो जाके बनाओ। कोई बड़ी एप्लीकेशन होती है फ्रेमवर्क में जाता है। अच्छा अब रिएक्ट में इतने टूल्स आ गए कि यहाँ पे भी बड़ी बन जाती है, बल्कि एंगुलर से ज्यादा अच्छी आजकल बन रही है रिएक्ट पे। आप सर्च भी करेंगे ना गूगल पे रिएक्ट वर्सेस एंगुलर, तो रिएक्ट ही हर जगह आपको ऊपर नजर आएगी। अच्छा अर्निंग में सर्च करेंगे क्या मार्केट में डिमांड किसकी ज्यादा है, पैसे किसके ज्यादा हैं, वो भी रिएक्ट ऊपर आएगी। अच्छा फीचर जिसमें अच्छे हैं उसमें भी रिएक्ट ऊपर आएगी, ठीक है। लेकिन एंगुलर का एक अपना लेवल है, वो अपनी जगह पे। यहाँ पे दोनों में से ना बुरा हम किसी को नहीं बोल सकते यार एंगुलर बहुत बुरी है रिएक्ट अच्छी है, या ये भी नहीं बोल सकते यार रिएक्ट बुरी है एंगुलर अच्छी है। तो यही बहस चलती है और ये चलती रहेगी, क्योंकि दोनों कंपनी ऐसी है ना। अब फेसबुक इतनी मेहनत करता है ना रिएक्ट को अच्छा बनाने में, उतना गूगल भी कर देता है मेहनत,
फेसबुक बोलता है मैंने 10 लाख वाला बंदा रख लिया, वो एक बनाएगा। गूगल बोलता है 15 लाख वाला रख लूंगा, वो 15 वाला रखता है, वो 20 वाला रख लेता है। तो इसी तरह मुकाबला चले जा रहा है, ठीक है, तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि यार रिएक्ट पढ़ने का फायदा है, एक तो इसमें ना रीयूजेबिलिटी बहुत है, मतलब एक चीज बार बार लिखना नहीं पड़ती। जैसे कि अभी HTML CSS में हेडर फुटर बार बार लिखना पड़ रहा है। रिएक्ट का फायदा ये, अच्छा एंगुलर में भी यही होता है, जितने भी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी सबकी मतलब सबके यही फीचर है कि यार कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता, कोड एक बार लिखा आपने यूज कर लिया बार बार, ठीक है। अच्छा इसके अलावा सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसका क्या मतलब है कि यार एक ही पेज पे पूरी एप्लीकेशन आ जाती है। अच्छा इसमें फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के। इसी तरह मल्टीपल पेज एप्लीकेशन जो होती है ना, उसके भी फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, क्योंकि फायदे और नुकसान तो हर चीज के होते हैं, होते हैं ना, कॉन्स एंड प्रॉन्स दोनों हर चीज के होते हैं। कोई भी चीज नहीं जिसके सिर्फ फायदे हो नुकसान ना हो। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है? सिंगल पेज एप्लीकेशन का भाई सबसे बड़ा फायदा तो यही कि यार बहुत जल्दी लोड होती है। इससे बड़ा फायदा ये है ऑफलाइन चल जाती है, क्योंकि एक ही पेज है, यूजर ने जब एक बार पेज डाउनलोड कर लिया तो भले नेट भी बंद हो जाए तो उसको दूसरा पेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, वो उसी पेज पर आ रहा होगा सब। तो ये सबसे बड़ा फायदा ऑफलाइन है, सिंगल पेज ऐप है, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस वाइज भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा इसके नुकसान क्या है सिंगल पेज एप्लीकेशन के? अच्छा एक एसईओ पता है ना सबको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है, ठीक है, ये किस तरह होती है? किसी को थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में नहीं है? पता तो क्या होती है, क्यों होती है, क्या होती है? कीवर्ड को रैंक करने के लिए होती है। इसी तरह ना गूगल पे भी होती है ना। अच्छा मेन जो ऐसी होती है ना गूगल पे होती है। गूगल का एक बोर्ड होता है जिसका नेम है क्रॉलर, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा सर्च करिएगा यार क्रॉलर जो है ना ये क्या होता है। ये समझे इंसान की तरह एक बोर्ड है। ये क्या करता है, सारी वेबसाइट जो गूगल पे अपलोड होती है ना सर्वर पे आ जाती है, उन वेबसाइटों को सर्च करता है और पूरी रीड कर करके देखता है, और उसमें से जो कीवर्ड है और उसमें चीजें ना वो अपने पास सेव कर लेता है, और बाद में जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो इसकी मदद से वो चीज हमें मिल जाती है, ठीक है। ये ऑटोमेशन का काम कौन कर रहा है? क्रॉलर। ये थोड़ा सर्च करेंगे आप इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो क्रॉलर क्या करता है कि मल्टीपल जो पेजेस होते हैं ना जिस एप्लीकेशन के, उसको ज्यादा अच्छे से रीड करता है। इस एक पेज पे गया साइज रीड करी, दूसरे पेज पे गया साइज रीड करी, तो पेजेस को अलग अलग करके एसईओ करके दे दी। आपने काफी वेबसाइट देखी होगी, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ वेबसाइट की ना। और बना दे। अच्छा ठीक है भाई, ये एक वेबसाइट है द न्यूयॉर्क टाइम्स, सबने देखी होगी, इंटरनेशनल न्यूज़ की वेबसाइट है। इस पे जो है न्यूज़ वगैरह आती है, ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह यूएस वगैरह की, और पूरी बल्कि इंटरनेशनल ही आती है। अब देखिए जब मैंने इसको गूगल पे सर्च करा ना, इसने क्या करा, एक तो मेन लिंक दे दिया जो कि इसके इंडेक्स का है। उसके बाद नीचे आप इस तरह देखते हैं कि हर वेबसाइट में ऐसा होता है कि अलग अलग पेजेस के ना इस तरह गूगल पे लिंक आ रहे होते हैं। देखा आपने हर वेबसाइट पे? ये इसी वेबसाइट के दूसरे पेजेस है, टुडेज पेपर, ओपिनियन, वर्ल्ड न्यूज, एनवाई टाइम्स मैगजीन। तो ये अलग अलग करके पेजेस को उसने लिंक बना के दे दिया। अच्छा ये काम सिर्फ होता है मल्टीपल पेजेस में आसानी से। जो क्रॉलर जो होता है ना वो रीड करता है हर पेज को, और हर पेज को गूगल पे इस तरह कर करके शो करा देता है, तो उसकी मदद से गूगल ये करता है काम। अच्छा ये इसको अगर आप ओपन करें तो ये जो है ना ये मल्टी पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके जो हर पेज है ना वो अलग अलग है। अब देखिए पता क्या चलता है क्या ये जो एप्लीकेशन है वो मल्टी पेज है या सिंगल पेज है, पता क्या चलेगा? मैं इस पेज पे खड़ा हूँ, मैं जा रहा हूँ बिजनेस वाले पेज पे, जैसे ही मैं देखिए पूरा लोड हुआ पेज, दोबारा से सर्वर से डाउनलोड होके आया और फिर शो हुआ, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ से कहीं और जाऊँ या बैक जाऊँ, दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, दोबारा वो पेज डाउनलोड होगा, शो होगा।
तो ये है मल्टीपल एप्लीकेशन। तो बार बार पेज डाउनलोड हो रहा है, रीलोड हो रहा है ना, ये परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा मसला है। सही है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंगल पेज एप्लीकेशन की। ठीक है भाई। अब मैं अगर यहाँ पे आके देखा, मैंने olx.com.pk मैंने लोड किया, ये लोड हो गया। अब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मोबाइल फोन पे। अगर आप यहाँ पे जरा फोकस करिएगा रीलोड बटन पे कि ये रीलोड हो रहा है या नहीं। मैं मोबाइल फोन पे आया, रीलोड हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन, मतलब एक ही पेज पे सारे पेजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? अगर मेरा इंटरनेट भी बंद हो जाए ना, ये चलेगा। हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं विदाउट इंटरनेट। इसके ये फायदे हैं। अच्छा, इसमें नुकसान ये, मैंने आपको क्या बताया कि एसईओ, लेकिन नुकसान नहीं गिराएगा। लेकिन उसके क्यों नहीं गिराएगा? क्योंकि उसके भी काफी अब टूल्स आ गए। क्या रिएक्ट में पहले एसईओ के मसले आते थे, लोग इसकी कंप्लेन करते थे कि यार रिएक्ट में एसईओ नहीं होती, रिएक्ट छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन इसके भी टूल्स आ गए। तो जैसे टूल्स आ गए, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आ गई कि उनको यूज करके हम इसमें एसईओ भी कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो फिर दोबारा अपने लेवल पे आ गए रिएक्ट। ठीक है भाई। तो अच्छा, रिएक्ट में मैंने कहा कि एक लाइब्रेरी है, कंप्लीट एप्लीकेशन हम नहीं बना सकते, तो फायदा, तो कंप्लीट एप्लीकेशन रिएक्ट से बनाने के लिए हम कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी यूज करते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज मतलब जैसे एचटीएमएल में आप बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। यस सर। लेकिन बूटस्ट्रैप के बगैर एचटीएमएल पे वेबसाइट तो बना सकते हैं ना? यस सर। लेकिन सिर्फ रिएक्ट को यूज करके पूरी कंप्लीट वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है। रिएक्ट को यूज करके कंप्लीट वेबसाइट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के साथ दूसरी लाइब्रेरीज आप लगाते हैं तब जाके एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसमें जो है ना, राउटिंग नहीं होती। राउटिंग क्या होती है? क्या जब सिंगल पेज एप्लीकेशन है, लेकिन अगर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है लेकिन फिर मल्टी पेज कैसा आ रहा है? ऊपर देखिए यूआरएल भी चेंज हो रहा है। ये मोबाइल फोन लिखा हुआ है, मैं आया कार्ड्स पे, तो ऊपर देखिए कार्ड्स लिखा हुआ आ गया, पेज रीलोड नहीं हुआ, यूआरएल चेंज हुआ। तो ये चीज जो हैंडल कर रहा है ना, वो राउटिंग से कर रहा है। ये चीज कैसे हैंडल हो रही है? राउटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? राउटिंग। कि ऊपर सिर्फ राउट चेंज हो रहा है, पूरा पेज लोड नहीं हो रहा। तो रिएक्ट में ना राउटिंग जो अपनी नहीं है। राउटिंग के लिए रिएक्ट में हमें लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, जबकि एंगुलर में राउटिंग अपनी है, क्योंकि वो पूरा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मैंने आपको क्या बताया, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, मतलब कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है। रिएक्ट में क्या है? ये राउटिंग नहीं है। राउटिंग के लिए हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो है वो यूज करते हैं। क्लियर है भाई चीजें जो मैंने बताई? यस सर। लिख रहे हैं या यहाँ से सुन रहे हैं, यहाँ से जा रही है? तो कोई भी, मैं देखिए इतनी ज्यादा लॉजिकल चीजें नहीं बता रहा। अभी तो ये मैंने एक ही नाम दिया आपको अलग। अगर मैं आपको इतने टेक्निकल नाम दे दूं ना, आप बोलेंगे यार आज कौन सी क्लास में आके बैठ गए हम। ठीक है। तो थोड़ा बहुत जितना हो सक रहा है, जितना आपको समझ में आएगा उतना ही बताया। ठीक है। बाकी होता है कि हम जब इस पे डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में सर्चिंग करते हैं, तो चीजें अपने आप पता चलने शुरू हो जाती है। जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको इतना कुछ पता चला होगा जो मैंने पढ़ाया भी नहीं होगा, ऐसा ही कोई दोबारा डाउनलोड होके आ रही है। ठीक है भाई। ये इसके नुकसान है। सिंगल पेज एप्लीकेशन की क्या नुकसान है? क्या एसईओ का मसला है, लेकिन टूल्स अवेलेबल है जिसके जरिए हम एसईओ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों के फायदे भी नुकसान भी है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट है डेटा बाइंडिंग का। ठीक है। अच्छा, डेटा बाइंडिंग से पहले एक कॉन्सेप्ट और बताऊं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है सिंगल पेज एप्लीकेशन में, वर्चुअल डॉम का। डॉम पता है क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? बताएं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है? जावास्क्रिप्टिंग से एचटीएमएल को रेंडर, जावास्क्रिप्टिंग से एचटीएमएल को रेंडर करता है। ये डॉम है बस। सर पूरा डोम है, सारा डोम है। जितना आपको एचटीएमएल पे नजर आता है ना पेज, सारा डोम है, वो डॉम है। ऐसा नहीं है। डॉम समझे एक ऑब्जेक्ट होता है, आपको जावास्क्रिप्ट में बताया भी था। ऐसा ही है ना, जिसमें पूरा एक हायरार्की होती है, डॉक्यूमेंट आता है, फिर उसके अंदर एचटीएमएल होता है, वो पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। उसमें नोड्स होती है, टेक्स्ट की नोड, एलिमेंट की नोड, पूरा ऑब्जेक्ट होता है। तो होता ये कि जब भी हम कोई जावास्क्रिप्ट में या एचटीएमएल में चेंज लाते हैं, तो वो चेंज जाके अपडेट होता है डॉम में, डॉम के ऑब्जेक्ट में, और फिर ब्राउज़र जो है ना वो उससे रीड करता है और शो कर देता है। ऐसा ही होता है, ऐसा वर्किंग चलती है। हमने जावास्क्रिप्ट में कोई चीज चेंज की,
डॉम के ऑब्जेक्ट में जाके अपडेट हुई, डॉम से ब्राउज़र ने ली अपडेट दिखा दी। ये इस तरह से वर्किंग चल रही है। अब रिएक्ट में ना एक वर्चुअल डॉम भी है, मतलब दो डॉम आ गए। दो डॉम क्यों आ गए, कैसा आ गया, या तो एक डॉम समझ में नहीं आ रहा है, दो आ गए, ऐसा ही है भाई। तो एक डॉम समझना कोई मुश्किल नहीं है। मैं अभी आपको यह बताया, आप कोई भी चेंज करते हैं वो किस में जाके सेव होता है, डॉम में। डॉम से फिर वो ब्राउज़र में आता है, मतलब डॉम के ऑब्जेक्ट है। अब रिएक्ट में दो डॉम क्यों आ गए? रिएक्ट में एक तो रियल डॉम है जो जावास्क्रिप्ट में था वही, एक इसमें डॉम एक और ऐड कर दिया, वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम का फायदा ये है, अच्छा डॉम में अभी ना नुकसान है। अब पता है डॉम में क्या नुकसान है जो अभी यूज कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम लग रही है डॉम में, या सब सही है? सर बहुत मुश्किल से कोड लिखना पड़ता है। कोड लिखना पड़ता है, ये प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या प्रॉब्लम है देखते कौन बताता है। लेकिन जब बंदा चीज यूज करता है ना तो प्रॉब्लम उसको नजर आ जाती है। क्या ये प्रॉब्लम है, क्या लगती है आपको? कॉम्प्लेक्स है बस, ये प्रॉब्लम उसको ही है। ये तो आप कोड बता रहे हैं मुश्किल है ये। अच्छा मैं बताता हूँ प्रॉब्लम इसमें क्या है। ये भी प्रॉब्लम नहीं है, एरर तो आपकी गलती से आया ना, डॉम की गलती से हुआ। अच्छा अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, फिर आप बताइएगा हाँ यही प्रॉब्लम है या नहीं। सही है, इतना तो बता देंगे ना। अच्छा प्रॉब्लम ये ऐसी ग्रिल ऊपर है, ऊपर ही है। गर्मी आजकल बढ़ गई है यार, मैंने कोई यार बहुत लग रही है। बात तो हुई है मेरे बारे में भी वही था। मैं तो बैग भी था, बैग में लैपटॉप अचानक हो गई, मैं गया भागता हुआ थेरी भी वहां से। तो मेरे ख्याल से ऐसी चल ही रहा है। नीचे हुआ। अच्छा ऊपर कर देना इसकी ग्रिल, थोड़ी ऊपर है यार मेरे ख्याल से। अब ऊपर हो गई। असल में वो सुबह आते जाते हैं ना सब लोग गेट खोल देते हैं। आप लोग खुद ही ख्याल करेंगे तो ख्याल होगा। गेट सारे बंद करके इतिहास आएंगे नहीं, ऐसी बहुत ही जगह के लिए आराम से कूलिंग करेगा। बाकी मैं बोल दूंगा ना इस क्लास से कि 1 घंटा अगर पहले खुल जाए ना क्लास से, तो फिर जो भी है फिर वो गेट थोड़ा इतिहास से जल्दी से बंद करके आए ताकि कूलिंग जो है वो रहे। सही। अब मैं डॉम की प्रॉब्लम बता रहा था आपको। क्या है डॉम की प्रॉब्लम? ये है कि आपने जावास्क्रिप्ट में कोई चेंज किया, जावास्क्रिप्ट में क्या किया, चेंज किया। अब ब्राउज़र पे जाके वो चेंज कैसे देखते हैं? रीलोड करके, ये प्रॉब्लम है। अब आपने एक दफा रीलोड करा, पूरा डॉम दोबारा बना, ब्राउज़र पे सारा डेटा दोबारा आया। दोबारा रीलोड करा, एक चेंज के लिए, तो दोबारा सारा डेटा लोड हुआ। प्रॉब्लम हुई ना, दोबारा क्यों लोड हो रहा है? एक दफा लाइव सर्वर भी क्या कर रहा है, लाइव सर्वर भी रीलोड ही कर रहा है। लाइव सर्वर सॉल्यूशन नहीं है। लाइव सर्वर क्या कर रहा है, ऑटोमेशन कर रहा है, आपका टाइम बचा रहा है। जो आप क्लिक करते हैं ना रीलोड पे, वो आपको करना नहीं पड़ रहा। लाइव सर्वर का ये काम है, लाइव सर्वर का और कुछ काम नहीं है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि थोड़ा भी आप चेंज करते हैं पेज लोड करना पड़ रहा है। नुकसान हुआ ना। अगर इंटरनेट स्लो है कुछ है तो आपका डेटा इतनी देर में आ रहा हो लोड होके, तो इसी की वजह से रिएक्ट में वर्चुअल डॉम आया। अब वर्चुअल डॉम क्या करेगा, जो हमने वेबसाइट बनाई, स्टार्ट की, जावास्क्रिप्ट लिखी या एचटीएमएल लिखी, रियल डॉम में गई और ब्राउज़र पे अपडेट हो गई। अब हमने कोई चेंज किया तो जो चेंज आया ना वो वर्चुअल डॉम में जाएगा, और वर्चुअल डॉम और रियल डॉम दोनों कंपेयर होंगे कि इन दोनों में क्या चेंज आया है। मतलब रियल डॉम चेक करेगा वर्चुअल डॉम में कि क्या चेंज इसमें आया है, तो जो वर्चुअल डॉम में चेंज आया होगा वो ही एक्सेप्ट करेगा और सिर्फ वो चेंज करेगा। मतलब मैंने 4 हेडिंग लिखी हुई है, मैंने H1, H2, H3, H4 4 हेडिंग लिखी हुई है। अब मैंने H2 की हेडिंग चेंज की, तो जब मैं ब्राउज़र में आऊंगा तो मुझे रीलोड करके चारों हेडिंग दोबारा से नहीं मंगवानी। वर्चुअल डॉम क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ H2 को जाके ही चेंज करेगा, बाकी 3 जो हेडिंग है वो अपनी जगह पे रहेंगी। हाँ रीलोड नहीं करना पड़ेगा, रीलोड ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्चुअल डॉम कंपेयर करेगा और खुद चेंज कर देगा। और जावास्क्रिप्ट में रीलोड क्यों करना पड़ रहा है, इसमें कोई वर्चुअल डॉम ही नहीं, कंपेयर कौन करे। रीलोड करेंगे तो फिर डॉम पूरा रेंडर होगा। वर्चुअल डॉम में रीलोड कर देगा, वर्चुअल डॉम रीलोड करता है, रीलोड नहीं करता, सिर्फ
कंपेयर करता है दो डॉम को आपस में, वर्चुअल डॉम रियल डॉम आपस में कंपेयर होते हैं कि क्या चेंज आया है। तो जो चेंज आया है फिर वही ब्राउजर के पास जाता है, वो अपडेट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। बात समझ में आई भी सबको? आप अभी चला के भी देखेंगे ना रिएक्ट, तो आप देखेंगे आप चेंज कर रहे हो, वहां पे फौरन अपडेट हो रहा है, रीलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो आपको उससे आइडिया भी होगा। अच्छा, इंट्रो तो आपको देखे समझ में आना चाहिए, लेकिन जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हैं ना तो और ज्यादा आपको आइडिया हो जाता है। सही है भाई? अच्छा भाई, इसके अलावा एक और इसमें कॉन्सेप्ट है डेटा बाइंडिंग का। ठीक है भाई, किस चीज का? डेटा बाइंडिंग। ये क्या चीज है, कौन बता रहा है? डेटा को बाइंड कर रहा है। डेटा को बाइंड कर रहा है। क्या जवाब दिया होगा? डेटा को बाइंड कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? ये शायद वो परफॉर्मेंस ही करने के लिए। अच्छा, डेटा बाइंडिंग होती क्या है कि यार दो किस्म के डेटा को बाइंड कर देना, मतलब मिला देना, मर्ज कर देना। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ये काम नहीं होता। यस सर। कैसे नहीं होता? अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इनपुट हो, पेंट थोड़ा सा पेंट करके दिखाता हूँ। पेंट टूल आता है भाई? यूज किया है कभी? सर स्कूल में किया होगा। नहीं, मैं रोज करता हूँ। 6th क्लास में ना स्कूल में लैब में ले आता वो पेंट करना सिखाता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट है, वेबसाइट है। कैसी है? अच्छा, वेबसाइट में एक इनपुट है हमारे पास, हेडर है। और ये एक कंटेनर है, मतलब डिव वगैरह समझ लें। सर इसके अंदर एक हेडिंग है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार इस इनपुट में मैं कुछ टाइप करूँ, हाँ, तो लाइव चेंज हो और वो लाइव यहाँ पे चेंज हो। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँ यहाँ पे चेंज होता जाए। तो क्या ये काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से? नहीं। क्या पता कुछ जुगाड़ डाल हो जाए। ऑन चेंज से होता है लेकिन नहीं होता, फाइल नहीं करना पड़ता। ऑन चेंज से होता है लेकिन होता नहीं है। नहीं होता नहीं, इसलिए क्यों नहीं होता? क्योंकि वही कॉन्सेप्ट डेटा बाइंडिंग वाला, क्योंकि इसमें यहाँ पे डेटा बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो लाइव चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि डेटा बाइंडिंग नहीं है। डेटा बाइंड क्या होता है? मैंने इनपुट को अपनी हेडिंग के साथ बाइंड कर दिया कि जब इनपुट में चेंज आए उसी वक्त हेडिंग में चेंज आ जाए। तो जब मैं इनपुट में कुछ लिखूंगा हेडिंग में ऐड हो जाएगा, कुछ हटाऊंगा हेडिंग से हटता जाएगा। तो ये डेटा बाइंडिंग होता है। अच्छा, अब इसमें ना दो तरीके हैं, दो किस्म की बाइंडिंग है। एक होती है वन वे बाइंडिंग और एक होती है टू वे बाइंडिंग। क्या होती है? वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग। वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग। अब वन वे बाइंडिंग क्या है, टू वे बाइंडिंग क्या है? वन वे बाइंडिंग ये होती है कि सिर्फ एक टाइम, मतलब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दी इनपुट में और यहाँ पे शो करा दी, वो इनपुट से गेट हो गए हेडिंग में शो हो गए। ये वन वे बाइंडिंग है। अब ये जो हो रहा है ना, क्या मैं इनपुट से हटा भी रहा हूँ, नीचे लाइट नजर भी आ रही है, जो इनपुट में लिखना वो नीचे आ रहा है, जो इनपुट से हटा रहा है वो नीचे जा रहा है। ये टू वे बाइंडिंग है। तो एक होता है सिर्फ इनपुट में जो वैल्यू है वो नीचे शो हो जाए, ये वन वे बाइंडिंग है। क्लियर है? तो इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा रिएक्ट में, क्या हम इनपुट में जो भी चीज लिखे ना वो रियल टाइम पे मतलब सेव कराएं ऑब्जेक्ट के अंदर, और सबमिट का जब बटन प्रेस करें तो सारी उस टाइम पे कोई वैल्यू गेट करना ना पड़े। जावास्क्रिप्ट में मतलब क्या होगा कि आपने पूरा फॉर्म फिल किया, जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो पहले सारे इनपुट की वैल्यूज गेट करेंगे और उसके बाद डेटाबेस में भेजेंगे। रिएक्ट में क्या होगा, जैसे जैसे आप इनपुट पे कुछ लिख रहे होंगे ना उसी टाइम पे स्टेट में सेव हो रहा होगा ऑब्जेक्ट में, और जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो वैल्यूज इनपुट से लेना नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट से लेंगे और डेटाबेस में भेज देंगे। टाइम बच गया, तो इससे परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई आपकी। तो ये बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट था। किसको समझ में आ रहा है भाई? अरे जबरदस्त भाई, सीधा होगा माशाल्लाह सर। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा क्या होता है। यस सर, फिर देखते हैं। सर बाइंडिंग पूछ रहा है, बाइंडिंग पूछ लो। अच्छा भाई, क्या क्या हमने देख लिया भाई? सिंगल पेज वर्सेस मल्टी पेज समझ में आ गया क्या होता है? इसके अलावा क्या देखा? फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी। इसके अलावा रियल और वर्चुअल डॉम। इसके अलावा डेटा बाइंडिंग बस भाई। राउटिंग कहाँ देखा है अभी?
कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है। इसमें भी बेस चलती है, सर्च करते हैं थोड़ा, सब कोई बोलते हैं फ्रेमवर्क है। आप बेइज्जती करेंगे। सर आप जो बोलेंगे मुझे मान लेंगे। ये सही है। अच्छा लेकिन गूगल थोड़ा इसके बारे में बता रहे हैं। रिएक्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स। अच्छा ओपन सोर्स का मतलब पता है सर क्या होता है? मतलब मुफ्त, हाँ मतलब कोई भी यूज कर सकता है, कोई इसके चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो रिएक्ट जो है ओपन सोर्स है। अच्छा ये जो हम विंडोज यूज कर रहे हैं क्या ये भी ओपन सोर्स है? तो ये हम फ्री में कैसे यूज कर रहे हैं? वो लगा के क्या आगे? क्रैक करके। अच्छा लिनक्स ओपन सोर्स है। तो आपको ये विंडोज यूज करके और लिनक्स यूज करके शायद चीज का आइडिया हो गया कि ओपन सोर्स क्या चीज होती है और पेड क्या चीज होती है। तो रिएक्ट जो है ना ये ओपन सोर्स है कि कोई भी इसको कभी भी यूज कर सकता है, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ लिखा हुआ है रिएक्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस और यूआई कंपोनेंट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? यूजर इंटरफेस मतलब यूजर इंटरफेस तो समझते हैं ना भाई? यस सर। यूआई यस सर। और यूआई कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इससे पार्ट्स, हिस्से। अच्छा रिएक्ट की एक अच्छी सी एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको कि यार रिएक्ट को अगर समझना है ना तो एक छोटी सी मिसाल है। यार एक कपड़े की दुकान है। जब मैं भी बैठा हूँ कपड़े की दुकान में, जब भी यही वाली एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कपड़े की दुकान है। अच्छा वैसे हमारे पास ये वाला काम नहीं था, सामने वालों के पास था। तो वो होता है ना कपड़े का थान, बहुत बड़ा होता है। तो उसमें से यार एक बंदा आता है, बोलता है यार कि मुझे 2 मीटर दे दो, 1 मीटर दे दो। तो बंदा क्या करता है, नाप लेता है उससे और 1 मीटर काट के, 1 मीटर लेना है बंदा, तो क्या करता है 1 मीटर काटता है और आपको दे देता है। सही है? तो ये बात मतलब वो है। अब एक बंदा आया, बोला यार मुझे 100 मीटर दे दो। ठीक, अब वो बंदा दुकान वाला क्या करेगा, 1 मिनट नापेगा काटेगा, 2 मिनट नापेगा काटेगा, 3 मिनट नापेगा काटेगा, ऐसा करेगा। या वो करेगा कि यार 1 मिनट नापा, उसको डबल 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 करा, एक साथ 100 काटा और दे दिया। दोनों में आसान कौन सा है? पहला कौन बचेगा? डबल में ना कि एक एक करके काटे, टाइम ज़्यादा होगा। यस सर। एक साथ शायद लेके मतलब उसको डबल करके काट देता है, बच गया। डबल करके जो काट है ना ये रिएक्ट है। और अगर आप समझ रहे हैं कि सिंगल सिंगल करके काट रहे हैं वो HTML से जावास्क्रिप्ट है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब इसकी एग्जांपल की रियल लॉजिक क्या है कि हेडर का कोड बार बार आप लिख रहे हैं, जबकि रिएक्ट में क्या हुआ, एक बार लिखा बार बार यूज कर लिया। बात समझ में आई भाई? यस सर। तो ये इसमें फायदा है। अच्छा इसके अलावा देख लीजिए, बोला भाई इट इज मेंटेन्ड बाय फेसबुक एंड अ कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स। फेसबुक ने तो बनाया है, लेकिन फेसबुक ने जब इसको ओपन सोर्स करा ना तो इसको आप और हम लोग बना रहे हैं। अभी तो आप नहीं बना रहे, आगे आगे हो सकता है आप भी बनाएं। अच्छा इसमें जो ये वाली बात लिखी हुई है ना, फेसबुक एंड अ कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स एंड कंपनीज, तो इसमें ये क्या मैं भी रिएक्ट में कुछ बना सकता हूँ, कुछ ऐड कर सकता हूँ क्योंकि ओपन सोर्स है। अच्छा करा नहीं है, मैं नहीं, मेरे दोस्त ने करा था। मैं कर देता, मेरे से पहले उसने इशू एक्सेप्ट किया और पुल रिक्वेस्ट भेज दी। अच्छा ये भी, अच्छा इनका भी जो कोड होता है ना, मतलब रिएक्ट का पूरा कोड गिटहब पे, मतलब रिएक्ट जैसे चल रही है, वर्किंग कर रही है, इसका पूरा कोड गिटहब पे मौजूद है। एंगुलर का कोड गिटहब पे, जितनी भी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, एंगुलर है, सबका कोड गिटहब पे होता है। तो कोई जब इंडिविजुअल डेवलपर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, यार मैं चाहता हूँ रिएक्ट में एक इशू है कि यार इसमें ना ये वाली हेडिंग सही नजर नहीं आती, तो मैं इसके गिटहब पे जाऊंगा, वो रिएक्ट का कोड निकालूंगा कि जहाँ पे उसने वो हेडिंग दी हुई है, मैं क्या करूंगा उसको चेंज कर दूंगा और रिएक्ट को कमेंट लिख के क्या ये मैंने इस वजह चेंज करा है, सबमिट करा दूंगा। अब रिएक्ट उसको देखेगा कि यार ये इसने सही करा है या बिला वजह ऐसे ही आगे घुस गया। तो अगर मैंने वाकई सही किया होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा और रिएक्ट के साथ मर्ज कर देगा और फिर मैंने यूज की भाई वाह ये तो कंट्रीब्यूटर है रिएक्ट का, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको गिटहब पे ओपन करके दिखाऊं ना, तो ये इसकी लाइब्रेरी है। देखिए फेसबुक का भी अकाउंट है गिटहब पे, facebook/react, तो ये पूरी रिएक्ट का कोड है।
ये पूरा रिएक्ट का कोड है। अच्छा इसमें देखिए कंट्रीब्यूटर लिस्ट आ रही है, ये 1501 मतलब 1501 लोग हैं जिसमें अच्छा फेसबुक ने तो बनाई है, फेसबुक के बाद ये 1500 लोगों ने इस पे काम किया। कंपनी अलग। अच्छा ये 1500 लोग इसमें वो भी हो सकते हैं कि जिसने 2 पेज बनाया हो, इसमें वो भी हो सकता है जिसमें एक सेमीकोलन लगाया हो, इसमें हर तरह के लोग हैं। ये सेमीकोलन भी लगाएंगे ना तो भी आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अच्छा जब ये कर लेते हैं ना आप तो आपकी वाकई वाह हो जाती है। आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप बोलते हैं भाई रिएक्ट की लाइब्रेरी चेक करो मेरा कंट्रीब्यूट है, वो देखता है बोलते हैं यार वाकई इस बंदे का तो रिएक्ट पे कंट्रीब्यूशन है, जिसको फॉर आया करो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं इसमें दिखाऊं तो अगर हमारा एक दोस्त है वो अगर मिल जाए, नहीं आप दूसरी लाइब्रेरीज पे रिएक्ट पे नहीं है सर कितनी आप लाइब्रेरी कितने से वहाँ पे आपकी वहाँ पे सब नीचे करो। अच्छा भाई सर्च में तो नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से पता नहीं चेक करने का क्या इसमें तरीका है। हटा दो। असल में देखिए इसके जो कंट्रीब्यूशन है ना वो डेली आते हैं, और वो कंट्रीब्यूशन इसने करा था 2018 में, पता नहीं कितने पीछे जाके पड़ा हो। अगर आप कमेंट चेक करें ना इसके, अब्दुल वहाब नाम है, 4 घंटे पहले ही है। देखो लास्ट कमेंट का वो है 4 घंटे पहले। तो इसमें इतने कमेंट होते हैं कि यार आप मतलब ये इसके इश्यूज है। अच्छा इसमें अपडेट क्यों, आप इसमें कैसे कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, आप जाएंगे गिटहब के इश्यूज में, इश्यूज देखेंगे कौन कौन से ओपन है। अभी देखिए एक ओपन इशू है, इसमें बोल रहे हैं द प्राइमरी ब्रांच हैज बीन रीनेम्ड फ्रॉम मास्टर टू मैन। ठीक है भाई, भाई किसी ने क्या कहते हैं प्राइमरी ब्रांच जो है ना वो मास्टर टू मैन में कर दी है, तो इशू ओपन है। अब ये इसको रीड करेगी और अप्रूव करेगी तो इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अब इसमें ये भी आता है कि इसने 1 कंट्रीब्यूट करा है, 2 करा है, 3 करा है, 4 करा है, 5 के, मैं बार-बार भी कर सकता हूं, मैं एक बार भी कर सकता हूं। अच्छा इसमें जो है ना एक क्या कहते हैं एक इवेंट होता है जिसका नेम है हैकटूबर फेस्ट। ठीक है, वो हर साल अक्टूबर के महीने में आता है। ठीक है, लास्ट 3 साल से तो मैं कर रहा हूँ, इस साल भी करूंगा और इस साल इंशाल्लाह आप सबको भी करवाऊंगा। अक्टूबर मेरे ख्याल से अगले महीने ही है, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो 15 तारीख से शुरू हो जाएगी, तो 15 तारीख से इसमें चीजें आना शुरू हो जाएंगी। इसकी वेबसाइट भी है ऊपर से है तो नहीं है तो नहीं ठीक है, अक्टूबर फेस्ट ओपन करेंगे तो ये इस तरह का होता है। देखिए 2020 का ये लोगों ने सेल्फीज दी हुई है। अच्छा इसमें क्या है, ओपन सोर्स इज चेंजिंग द वर्ल्ड, ओपन करने के बाद सेट अ टाइम, इसमें होता ये। अच्छा इसी में रिएक्ट की कंट्रीब्यूशन की थी उसने। ये एक ऐसा इवेंट है क्या कंपनी इसमें रजिस्टर करती है, रिएक्ट भी होती है, हर कोई कंपनी इसमें आती है और वो अपनी लाइब्रेरी के इश्यूज बताते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में ये इशू है। अब मुझे क्या करना है, वो इशू सॉल्व करना है। तो मैंने देखा यार रिएक्ट में एक इशू है कि इसमें सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, मैंने क्या करा फॉर रिएक्ट की जो कोड है वो पुल की, उसमें सेमीकोलन ऐड किया, कमेंट कर दिया, गिटहब पे पुश कर दिया। अब रिएक्ट उसको चेक करेगा, रिएक्ट को सही लगेगा, रिएक्ट अप्रूव करेगा और मर्ज कर देगा, तो मेरा जो एक कंट्रीब्यूशन है वो रिएक्ट की लाइब्रेरी में चला गया। तो ये आपको क्या बोलते हैं, टोटल 5 से 6 कंट्रीब्यूशन करो तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये क्या करता है, अक्टूबर नवंबर तक ना आपको ना ये एक टी शर्ट स्टिकर का पैक, तो जो आप लैपटॉप के पीछे चिपका लें, ठीक है, बहुत सारे स्टिकर होते हैं, काफी सारे होते हैं। एक टी शर्ट होती है वो मेरे ख्याल से अब कुछ और चीजें भी ऐड हो जाए, बॉटल वगैरह, तो वो आपको फ्री में आपके घर पे भिजवाता है इंटरनेशनली, कहीं पर भी आप हो, हमें पास हर साल आ रही है। तो स्टिकर में यूज नहीं करता, वो फर्स्ट ईयर जो हुआ वो टी शर्ट इतनी बढ़िया आ गई, लास्ट ईयर की अभी तक ऐसी पड़ी हुई है, वो सही थी। सही, तो इस साल भी लेंगे इंशाल्लाह। गूगल क्लाउड की लगाएंगे मतलब गूगल ये डिजिटल ओशन, हाँ गूगल क्लाउड की तरह ही समझिए इसको, डिजिटल ओशन की तरफ से होता है। जो 6 कंट्रीब्यूशन या 5 कंट्रीब्यूशन पूरे कर लें तो इसी वक्त ना डेवलपर के पास मौका होता है कि वो बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज में कंट्रीब्यूशन करे। एक तो उसकी पहचान भी बढ़ती है, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। अब देखिए ना, अब जिस टाइम पे ये आया हुआ ना, हम सिलानी के सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हुए थे ना सब दोस्त, मैंने देखा और मैंने ना जोर से आवाज दी ना कि रिएक्ट का कंट्रीब्यूशन आया है, बहुत आसान है। मैंने जैसे ही ये बोला वो पीछे दोस्त ने पहले ही फुल कर दिया, तो उसने फौरन सबमिट करा और उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया और माशाल्लाह फिर उसने
फेसबुक वगैरह हर जगह पे सर्च किया, क्या कहते हैं, अपलोड किया कि देखो मेरा कंट्रीब्यूशन, वाकई बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, इसके अलावा भी दूसरी बड़ी लाइब्रेरीज भी एंगुलर है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप पे कंट्रीब्यूशन करते हैं या किसी भी उस पे। ये ऐसा काम है कि इसके आपको कोई पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन इससे होता है एक फेम होती है ना, वो बहुत मिल जाती है। क्या ये बंदा यार रिएक्ट की लाइब्रेरी का कंट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा फायदा ओपन सोर्स काम करने का। इसको बोलते हैं ओपन सोर्स आपने कोई काम किया, मतलब डेवलपर्स के लिए आपने काम किया, या कोई अपनी आप लाइब्रेरी बनाए, लाइब्रेरी आपने बना दी तो ये भी कहलाएगा कि आपने ओपन सोर्स काम किया, आपने अपनी लाइब्रेरी बनाई। अच्छा, मैंने भी सोचा था 2-3 लाइब्रेरी बनाने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। तो दूसरे हमारे सैलानी के इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी लाइब्रेरीज बनाई हैं, माशाल्लाह चलती भी हैं। हमारे एक सारे सर काशिफ सुलेमान वो आए थे ना जनाब के भाई, उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है रिएक्ट की। अच्छा, कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला, देखो मैं बोलता हूँ लेकिन आप लोग की वजह से हम कर नहीं पाते फिर काम। क्लास में अगर टाइम मिला तो लाइब्रेरी बनाना देखेंगे कैसे लाइब्रेरी बनती है। सब भी देखना, पीडब्ल्यू भी देखना है। पीडब्ल्यू आप गया, अब वो आप खुद करो। सही में तो चीजें समझ में आ रही। ये इंट्रो होता है इसका। अच्छा, मैं दोबारा रिएक्ट की वेबसाइट पर आ जाते हैं। ठीक है, मैंने रिएक्ट की वेबसाइट ओपन कर ली। ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, कभी भी कोई लाइब्रेरी या कोई फ्रेमवर्क या कोई भी चीज आप पढ़ें तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां से ही पढ़ें। वरना आजकल होता ही है कि यार लोग गूगल करते हैं चीजें। गूगल आजकल ना पता है क्या होता है, आजकल प्रोग्रामिंग है इसमें नहीं, हर चीज में चल रहा है। लोगों ने गूगल करा, जो गूगल पे लिखा हुआ है सच मान लिया, बोला मैं गूगल पे पढ़ा था भाई वो और सही होगा। तो गूगल पे क्या होता है, गूगल खुद नहीं बताता, आप और हम लोगों का जो लिखा हुआ कंटेंट होता है ना, गूगल वो ही दिखाता है। तो कोई सही लिखता है, कोई गलत लिखता है। तो गूगल पे सही बातें भी गलत बातें भी। तो कभी भी कोई भी चीज पढ़े तो या तो वो आर्टिकल ऐसा हो कि यार उस पे रिव्यूज अच्छे हो, फेमस हो गया ये बंदे का आर्टिकल अच्छा है तो पढ़े, या कोई भी लाइब्रेरी या कोई फ्रेमवर्क पढ़ना है उसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी से ही पढ़े। सही है। अब ये की ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। ये सिंपल जवाब है। किसी से कोई आपसे पूछेगा भाई व्हाट इज रिएक्ट, आप सिंपल जवाब देंगे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। भाई जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, यूजर इंटरफेसेस बनाती है, कंपोनेंट बेस्ड चलती है, खत्म बात। और सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाती है। और बाकी जितना इंट्रो दिया ये अलग है, लेकिन शॉर्ट जवाब जो है ना वो ये है कि भाई व्हाट इज रिएक्ट, अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, खत्म बात। अच्छा, इसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई है, डिक्लेरेटिव। ठीक है, इसमें क्या है, रिएक्ट मेक्स इट पेनलेस टू क्रिएट इंटरैक्टिव यूआईज। ठीक है, देखिए कितने अच्छे अल्फाजों में लिखा हुआ है इसमें। यार अभी जब हम एचटीएमएल सीएसएस पे हम बनाए, इतनी मेहनत हमें करनी पड़ रही है, बार-बार कॉपी पेस्ट करो, बार-बार सीएसएस लिखो। तो रिएक्ट में हमें ये सारी चीजें करना नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा आसानी रहती है। डिजाइन सिंपल व्यूज ऑफ फॉर ईच स्टेट इन योर एप्लीकेशन and React will efficiently update and render just the right component when your data change। वही बात आगे वर्जन वाली कि यार React जो है ना बस कंपोनेंट्स वगैरह कंपोनेंट टेस्ट चलती है और डेटा जब चेंज आता है उसी को अपडेट करती है, आपको रीलोड वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, टोटली कंपोनेंट बेस है कि इसमें कंपोनेंट के ऊपर ही काम होता है। कंपोनेंट क्या है, ऐसा समझ लें पीस ऑफ कोड, मतलब पीस ऑफ कोड है, आप सारे कंपोनेंट मिला के एक बड़ा कंपोनेंट भी बनाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीजें इसमें सारी कंपोनेंट बेस्ड चलती हैं। अच्छा, लर्न वंस राइट एनीवेयर, एक दफा आपने पढ़ लिया आप कहीं भी लिख सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आ सिंपल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इन्होंने बना के यहाँ पे दिखाया। अच्छा, शायद मैंने आपको बताया कि मैंने ये कब पढ़ी थी पता है? यस सर। कब पढ़ी थी? 2018 में पढ़ी होगी स्टार्ट में। 17 में तो हमारा कोर्स चल रहा था इंटरना आपका ना, जैसे चल रहा है। 17 में हमारा एडमिशन हुए थे मिड में,
2018 में रिएक्ट पड़ी थी। अच्छा 18 में ना इतना टाइम नहीं हुआ था, समझे 2015 में रिएक्ट का स्टेबल वर्जन आया होगा। अगर दोबारा मैं रिएक्ट सर्च करूँ ना, रिलीज डेट लिखा हुआ है सर अलग से। अच्छा मैं 2013 ये तो मैंने बताया था, लेकिन ऐसा समझ ले कि यार जो हमें हमारे टीचर्स ने बताया था स्टेबल जो है ना कि यार बिल्कुल अब रिएक्ट में कोई इशू नहीं है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल से 2014 या 15 में आया था, ठीक है। तो वो वर्जन जब आया था, अब हम कब पढ़ रहे हैं 2018 में, तो इतना टाइम नहीं हुआ था, मतलब 1-2 साल में इतनी चीजें आती नहीं है गूगल पे। इसके बारे में कुछ सर्च भी करते तो बहुत मुश्किल से मिलती, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत छोटी थी, इतने लोगों ने पढ़ी नहीं थी। गूगल पे जो चीजें आपको मिलती है वो कैसे मिलती है, क्योंकि लोगों ने डाली हुई होती है। आप पढ़ेंगे, आप गूगल पे कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, दूसरों को फायदा होगा, सर्च करेगा, आपका आर्टिकल आएगा, सब आएगा, वो पढ़ लेगा। तो हुआ ये कि भाई मैंने शायद आपको ये बात बताई भी पहले कि यार जावास्क्रिप्ट के टाइम में ना वो टेस्ट वगैरह फेल होने की वजह से और थोड़ा उसकी वजह से ना एलिमिनेट हो गया बहुत से चलाने से। उस टाइम पे ऐसा था, वाकई भाई हो जाते थे, आपको तो करा नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका लगे, आपको मौका मिला, लगा तो उनके बाद भी आप लोग सब माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पे वाकई भाई एलिमिनेशन लिस्ट लगती थी और उसमें अपना नाम देखते लोग, मेरा नाम आ गया, चलो भाई हो गया काम, तो मेरा भी नाम आ गया भाई। तो मैं गया सर अली मैनेजर थे उस टाइम पे, तो मैंने कहा भाई मैं तो माशाल्लाह फुल पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैंने असाइनमेंट वगैरह सब बनाए हुए, मैंने दिखाए भी और पसंद भी आया। मैंने जो वेबसाइट दिखाई थी ना फास्ट है आपको, लेकिन मैंने ये भी वेबसाइट बनाई है। तो उन्होंने क्या बोला, अच्छा आप इतनी बोल रहा ना कि आपने मेहनत की है, एक काम करो रिएक्ट पे 5 दिन में ना कोई जब बना के ला के दे दो, तो आपको एडमिशन दे देंगे। मैं मुझे पता ही नहीं है रिएक्ट क्या है भाई, अभी तो क्योंकि स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट खत्म हुई है, बोला मुझे नहीं पता, बस कहीं से भी बना के लाओ और फिर एडमिशन हो जाएगा। मैं गया तो 2-3 दिन तक तो सर्च करता रह गया, कुछ मिला ही नहीं कि रिएक्ट चलेगी कैसे, शुरू कहाँ से लें। अब HTML का हमें पता है ना, क्या हम VS कोड खोले, index.html की फाइल बनाए, स्टार्ट ले लिया, और वहां से ले स्टार्ट करते रहे, बनाते रहे। अब रिएक्ट का समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। एक होता है ना भाई ट्रेन को जब पटरी पे ले आओ तो फिर वो चलती रहती है, अब पटरी ना मिले तो फिर कैसे चलेगी, कोई ऐसा सीन हो गया। तो फिर बड़ी मुश्किल से ना एक दोस्त मिला यार, उसने थोड़ा सा गाइड करा यार ये ऐसे रिएक्ट है, जैसे इंस्टॉल होती है उसके बाद ये चलती है, तो फिर थोड़ा वो समझ में आया। उसका बड़ा शुक्रिया अदा करा, मैंने चलाई। तो मैंने जब बनाना स्टार्ट किया उनको मैंने इतना तंग करा, उसको मैंने हर बार मिनट पे उसको कॉल किया, ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, उसने बहुत हेल्प की। तो उसके बाद जाके फिर वो मैंने क्विज़ जो है कंप्लीट की 2 दिन में और मेहनत करके ठीक ठाक। तो फिर मैंने जाके सर को दिखाई, कोड भी देखा, सब देखा और फिर एडमिशन लिया। तो ये सीन था। अच्छा उस टाइम का रिएक्ट का कोड आज भी गिटहब पे होगा, मेरे चेक करते हैं। अच्छा ये कोड ऐसा है, मुझे खुद यकीन नहीं आता मैंने लिखा होगा, मतलब इतना कोई बेकार किस्म का कोड है, क्या बताऊं। फर्स्ट टाइम था ना, हाँ बिल्कुल उसी मतलब कोड ने आज यहाँ तक पहुंचाया। अच्छा इसमें देखते हैं रिएक्ट क्विज़ क्लिक करके कुछ होगी रैपो, सबसे पहले दूसरी रैपो होगी, स्क्रीन चली गई आ गया नजर आ रही है। यस सर, ये रैपो है, उसमें देखिए कब का कमिट आ रहा है, लास्ट 4 साल पहले का। माशाल्लाह यार पता ही नहीं चले 4 साल निकल गए। तो ये 4 साल पहले का कमिट आ रहा है, कमिट मैंने क्या किया था माशाल्लाह, रिएक्ट फायरबेस क्विज़ ऐप हैज बीन डन, कमिट में भाई लिखा पूरा, और ये रिएक्ट का सारा कोड है। अभी देखिए अभी तो मुझे पता है कि यार ये कोड क्या कचरा है, आपको तो अभी भी समझ में नहीं आएगा, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल कोड है ना कि उस टाइम पे चलता ही यही था, क्लास से तो इतना बड़ा बड़ा कोड लिखे और पता नहीं क्या क्या उसमें यूज करें तब जाके रिएक्ट की एप्लीकेशन बनती थी, समझे। अभी जितना मैंने कोड लिखा हुआ है ना उसका 30% अभी आपको लिखना पड़ेगा और रिएक्ट एप्लीकेशन बन जाएगी। तो अब इतना जमाना जो है ना अपडेट हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई, मतलब अब इतनी मेहनत आपको करने की जरूरत ही नहीं, हमने कर ली, उस टाइम पे ऐसा ही था। अब आपका ऐसा है कि आप, मैं कहता हूँ कि यार 2 दिन भी आप लगाए ना पूरा, आप रिएक्ट पढ़ ले आराम से, कोई इतनी बड़ी चीज है ही नहीं। मैं 3 क्लासों में रिएक्ट आपको ऐसा पढ़ा दूं कि आप बोले यार वाकई समझ में भी आई, कोई इतनी मुश्किल है ही नहीं। अब ये कोड अगर मैं
अच्छा है क्या पूरी जावास्क्रिप्ट आती है, रिएक्ट आ गई, कोई मसला है ही नहीं। वो नहीं आती तो फिर रिएक्ट भी नहीं आएगी। रिएक्ट इसमें लाजमी होती है, बोलते हैं प्रीरिक्विजिट चीज होती है, क्या ये आएगी तो फिर वो आएगी, इसके अलावा नहीं। तो बस इसके लिए जावास्क्रिप्ट है। अच्छा जावास्क्रिप्ट भी समझे कंप्लीट नहीं, मैंने जिस टॉपिक के नाम लिए ना, आपको एरो फंक्शंस पता हो, ऑब्जेक्ट्स, एरे, स्प्रेड ऑपरेटर और इसके अलावा डी स्ट्रक्चरिंग, ये थोड़े बहुत टॉपिक्स पता हो तो आपको रिएक्ट में आसानी हो जाएगी। अच्छा थोड़ा सा इसका आप कोड अगर देखें तो ये कोड है, ये राउटर लगा हुआ है। अच्छा उस टाइम पे पूरी एप्लीकेशन बन गई थी तो फिर राउटर का भी नहीं पता था कि मुझे राउटर क्या होता है, कैसे लगता है, फिर जाके पता चला। और ये वाली लाइब्रेरी कुछ और थी, अब और ज्यादा आसान आ गई। कुछ और कोड देखें कंटेनर्स में आ गए, ये पेजेस हैं, एक डैशबोर्ड है, होम का ओपन करते हैं तो ये कंपोनेंट बना हुआ है। अब इसको चला के देखना पड़ेगा, उसमें डाउनलोड कर लेना कोड, कोई डिप्लॉय नहीं है पर ये सेसी को डाउनलोड कर लेना, यूआई भी बड़ी खराब थी, डाउनलोड कर लेना, चलती थी कोई जाए, रिजल्ट भी आता था, करें डाउनलोड। टाइम लग जाएगा इसमें, क्या पता चले भी नहीं, 4 साल पुरानी है तो इतनी अपडेट चीज आ गई, इसमें एरर्स वगैरह आए होंगे। तो देखिए कितना मुश्किल कोड है, हर मतलब कोड बड़ा भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है और काफी टाइम भी लगा इसको करने में। अब तो ये चीजें इतनी आसान हो गई है कि यार मिनटों में कोड होता है और आराम इतनी जल्दी एक की एप्लीकेशन बन जाती है कि यार वाकई यार दूसरा देख के बंदा बोले यार कि क्या ये रोबोट है या इंसान है, ऐसे बन जाती है। कौन सी हाँ बिल्कुल रिएक्ट से बन जाएगी। मैंने एक बात और भी तो की थी इसके साथ, मैंने कहा था एंगुलर एंड फ्रेमवर्क से पूरी बन जाती है, रिएक्ट से पूरी नहीं बनती, लेकिन रिएक्ट में दूसरी लाइब्रेरीज यूज करके एप्लीकेशन को कंप्लीट बना देते हैं। बाइंडिंग तो मैंने एक डेटा फ्लो बताया आपको, बाइंडिंग अलग चीज है। अच्छा रिएक्ट में क्या नहीं है, एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है बताया, क्या क्या हो, फंक्शनैलिटी हो, यूआई हो, रिएक्ट में यूआई भी है, फंक्शनैलिटी भी है, सिर्फ और सिर्फ राउटिंग नहीं है। राउटिंग क्या होती है, जो एक पेज से दूसरा पेज आपको दिखा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक थर्ड लाइब्रेरी यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर, तो राउटिंग लगा देते हैं, तो कंप्लीट एप्लीकेशन बन जाती है। बात समझ में आई? सर ये कि यूआई अपनी है, मतलब यूआई अपनी है क्या मतलब है? मतलब अलग से नहीं, कितनी बड़ी समझा नहीं, मैं बोल रहा मैं रिएक्ट की यूआई अपनी है, ये क्या बात कर रहे हैं? एचटीएमएल की यूआई अपनी थी, जैसे बूटस्ट्रैप की तरह है क्या, बूटस्ट्रैप की तरह, बूटस्ट्रैप की यूआई अलग है, कौन कह रहा है अलग है, वही तो है सीएसएस है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बाहर नहीं करनी पड़ेगी। नहीं देखें, बूटस्ट्रैप आप रिएक्ट में भी करें, बूटस्ट्रैप आपने एचटीएमएल में लिखी, वही बूटस्ट्रैप रिएक्ट में भी चलेगी। जो फॉन्ट ऑफ आइकन आपने एचटीएमएल में लगाया वो रिएक्ट में भी लगाएंगे, इसके अलावा गूगल फॉन्ट्स आपने एचटीएमएल में लगाया वो रिएक्ट में भी लगेंगे। हर काम वही है जो आपने करा है, कोई ऐसी नई चीज नहीं आ रही आपके सामने यार आपको लगे पता नहीं क्या आ गया है। जो काम आप करते आ रहे हैं ना एचटीएमएल CSS जावास्क्रिप्ट में, वो सारा यहाँ पे है। अब आप बोलेंगे तो फायदा क्या, तो फायदा सिर्फ यही है कि ये सिंगल पेज है और इसमें कोड बार-बार लिखना नहीं पड़ना, ये फायदा है, बाकी सब वही जो था। सही डाउनलोड करके यूज होती है या बूटस्ट्रैप की तरह लिंक लगा? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। अब एक सवाल क्या किया था मैंने, क्या ये डाउनलोड होती है यूज होती है या बूटस्ट्रैप की तरह लिंक लगा के, दोनों तरीके हैं। अच्छा ये बूटस्ट्रैप की तरह लिंक लगा के वाला जो तरीका था ये पहले चलता था 2015 से पहले। 2015 से पहले जो रिएक्ट यूज होती थी ना वो इसी तरह होती थी कि आपने वेबसाइट बनाई, index.html की फाइल बनाई, app.js की बनाई और app.js में पूरी रिएक्ट लिख दी और CDN जो होता है लिंक होता है वो index.html में लगा दिया। अच्छा इससे क्या हो रहा था आपको याद होगा, अच्छा मैं फर्क बताता हूँ दोनों में क्या है। आपको याद होगा टूडू ऐप आपने बनाई थी जावास्क्रिप्ट में, यस सर। कैसे बनाई थी, document.create_element। अच्छा अब हमने ये चीजें बनाई, बैकटिक यूज करा, पूरी HTML कॉपी कर दी, तो क्रिएट एलिमेंट वाला आसान था या बैकटिक वाला? बैकटिक वाला आसान था। तो अगर समझे ये डाउनलोड करके चलाएंगे तो बैकटिक वाला आएगा, CDN वाला चलाएंगे तो क्रिएट एलिमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो कौन सा आसान कौन सा है? डाउनलोड करके चलाने वाला, तो वही हम देखेंगे इंशाल्लाह। सर ये भी VS Code पे चलेगी? अच्छा ऐसी बात है।
ये क्या बात कर दी? यहाँ कोई नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये क्या रिएक्ट भी VS कोड में चलेगी? बहुत अच्छा सवाल है। अब ऐसा लग रहा है कि आपने बाइक थी पहले, अब कार ले लिया, अब कार में पेट्रोल चलेगा। डिफरेंट भी डलता है ना। मतलब बिल्कुल ही अलग। सही में अभी देखिए कंपोनेंट है, मुझे ये बताएं, अभी नीचे वाला छोड़े, ये ऊपर वाला कोड देख के क्या समझ में आ रहा है कि क्या है? तो डिव में हेलो हुआ है, क्या हुआ है? डिव में हेलो हुआ है, बट ये समझ में आ रहा है ऊपर रिटर्न भी कर रहा है ना। भाई, ये सारी चीज आपको पढ़ाई है मैंने। यस सर। इसमें क्या समझ में आ रहा है? ऐसे सिंपल रिटर्न किया फंक्शन। क्या है? आरजेक्स कौन सा नाम आ गया? भाई ये नहीं पढ़ा आपने ये ना कोड? सर ये एक्सटेंड होता है ना चिपकाने वाला। इनहेरिटेंस है, सही है। तो ये क्या क्लास है ना? ये यस सर। क्लास नहीं पढ़ा है मैंने ये 6 में। पढ़ाइए पता नहीं याद नहीं है। पढ़ाइए सर पढ़ाइए। नहीं है यार, क्या कैसे बात है? लेकिन याद नहीं है। क्लास का क्या काम होता है? ES6 में क्लास का क्या काम होता है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स को बार-बार बनाता है, ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज बना के देता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। यस सर। वो ES5 में था। कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जगह ES6 में क्या आ गया? क्लास। और पढ़ी भी थी हमने। यस सर बड़ी। बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल ही नहीं है। यस सर। अच्छा क्लास जो है ना वो आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। किसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा पता है? तो जो ऑब्जेक्ट मुझे बताइए यूनिवर्सिटी वाला कौन कौन है यहाँ पे? हाथ उठाएं जरा। माशाल्लाह इतने सारे हैं, और मैं जब पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बताओ तो स्टार्ट हुआ है। अबे किसी को 2-3 साल हो गए, 2 साल हो गए हो। सही है, पर फाइनली ये अच्छा ये भी करके देखना है। अच्छा अब वैसे इस क्लास का कोई काम नहीं है एक में, अब क्लास हट गई है एक से। ये फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्लास की जगह फंक्शन आ गई जो कि बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना यार कि क्या है। क्या बोल रहा भाई? अच्छा ये समझ लें कि यार ये एक कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं, ठीक है भाई? तो इन सब चीजों को मिला के ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। अच्छा इसमें एक क्लास भी है, देखें नजर आई होगी आपको। क्लास से ऑब्जेक्ट बना है तो ऑब्जेक्ट भी है। इनहेरिटेंस आपको पता है कि यार एक क्लास है उसको दूसरी क्लास में हम मर्ज कर देना है, इनहेरिट हो गया। तो ये सारी लॉजिक्स मिला के ना एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनती है। तो जावास्क्रिप्ट को भी यही बोला जाता है कि जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम करते हैं। अच्छा अब रिएक्ट जो है ना ये भी पूरी बेस करती थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, क्योंकि इसमें देखिए क्लास आ रही है, इसमें इनहेरिटेंस भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ही चलती थी। अब हुआ ये तकरीबन 2019 में, 2019 के लास्ट में अब लोगों ने देखा है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर रहे हैं क्लास, इसमें भी प्रॉब्लम है। क्या क्लास बना रहे हैं, क्लास से फिर पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, फिर वो रिएक्ट में जा रहा है, तो फिर जाके रिएक्ट चल रही है, मतलब बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। तो रिएक्ट ने क्या करा, अब 2 किस्म के फंक्शन कंपोनेंट लॉन्च कर दिए, एक क्लास कंपोनेंट, एक फंक्शन कंपोनेंट। क्या अगर कोई फंक्शन कंपोनेंट बनाना चाहे फंक्शन बना ले, क्लास बनाना चाहे क्लास बना ले। पहले सिर्फ क्लास थे। अच्छा क्लास में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि क्लास है हेलो मैसेज के नाम से, एक्सटेंड्स react.component। एक्सटेंड क्या करता है, इनहेरिट करता है ये जो कंपोनेंट है इसको, मतलब ये भी एक क्लास है react.component। react.component की जो जो चीजें होंगी, वैल्यूज, मेथड्स, वो सारे आगे इनहेरिट हो जाएंगे हेलो मैसेज की क्लास में। इनहेरिट हो जाएंगे मतलब यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, सही है भाई? अब देखिए क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टी भी बनाते हैं और मेथड भी बनाते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हम प्रॉपर्टी भी बनाते हैं और मेथड भी बनाते हैं, सही है? तो क्लास में भी प्रॉपर्टी भी बनती है और मेथड भी बनता है। तो इस क्लास में देखें एक मेथड यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम है रेंडर। ये मेथड है, इसको देखने में कोई नई चीज नहीं लग रही होगी आपको, ये फंक्शन है नॉर्मल। फंक्शन का बस कीवर्ड नहीं लिखा हुआ, क्योंकि क्लास में कीवर्ड नहीं लिखते, डायरेक्ट मेथड बनाते हैं। मैंने मेथड पढ़ाया, इसमें मैंने रिटर्न क्या कराया हुआ है,
डिव रिटर्न कराया हुआ है, ठीक है। तो रिएक्ट क्या करेगा, इस क्लास को गेट करेगा और जो डॉम है उस पे जाके रेंडर कर देगा। अब देखिए रिएक्ट डॉम का एक मेथड है रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। इसमें मैंने क्लास बताया कि ये मेरी क्लास है, इसको जाके आप रेंडर कर दो HTML के इस वाले डिव में। मतलब HTML पे एक डिव बना हुआ है जिसको मैंने आईडी दी थी हेलो एग्जांपल। मैंने क्या कहा रिएक्ट की क्लास बनाओ और इस क्लास को जाके रेंडर कर दो हेलो एग्जांपल के डिव में। तो ये रिएक्ट इसकी क्लास बनेगी और रिएक्ट जो है डिव के अंदर जाके रन हो जाएगी। अच्छा ये जो चीज थी ना ये थोड़ी मुश्किल थी पहले। तो पहले रिएक्ट ने करा क्या क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये भी रहने दिया और इसके साथ साथ फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। अच्छा फंक्शन वाला क्या आया, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखाऊं कि जैसे मैंने ये पूरी क्लास बनाई है ना, अब यही काम मैं फंक्शन से करता हूँ। आप मुझे बताइएगा दोनों में से कौन सा आसान है। स्क्रीन शेयर यार वो मेरे ख्याल से मसला है कुछ। इसका नाम मैं कुछ और हेलो मैसेज बंद कर रहा हूँ, सही है। सर उठ नहीं आ रहा है हाँ भाई बन गया। बताएं कौन सा आसान है। ना मैंने चलाया चल भी गया। कौन सा कोड आसान लग रहा है। फंक्शन वाला आसान लग रहा है। इतना लंबा भी लिखना ना पड़ा, देखने में भी समझ में आ रहा है कि बस एक फंक्शन है और ये डायरेक्ट रिटर्न कर रहा है HTML को, सही भाई। बाकी जो जैसे लिखा हुआ आ रहा है ना ये भी समझेंगे, ठीक है कि क्या है। अभी सिर्फ मुझे एग्जांपल देने की, क्या ऊपर वाला क्लास कोड है नीचे वाला फंक्शन कोड है। तो पहले रिएक्ट ने क्या करा, क्या पहले टोटली क्लास चलती थी और जितने भी रिएक्ट की फीचर्स है, रिएक्ट की फीचर जैसे रिएक्ट में स्टेट होती है, क्या होती है आगे पढ़ेंगे, प्रॉप्स होते हैं क्या होते हैं पढ़ेंगे, इसके अलावा लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो ये सारे अवेलेबल थे क्लास में। तो रिएक्ट ने फंक्शन कंपोनेंट जब लॉन्च किए, रिएक्ट ने क्या कहा, अगर आपको सिर्फ यूआई बनानी है, मतलब अगर आपको एक बटन बनाना है, कोई फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड नहीं करनी, तो आप फंक्शन कंपोनेंट यूज करो। अगर आपको फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है और साइज ऐड करनी है तो आप क्लास कंपोनेंट यूज करो। बात समझ में आई। रिएक्ट ने क्या कहा, अच्छा पहले फंक्शन बिल्कुल नहीं थे और जब फंक्शन आ गए तो रिएक्ट ने क्या बोला कि अगर आपको सिर्फ यूआई बनानी है तो फंक्शन यूज करो, अगर फंक्शनैलिटी और यूआई दोनों करनी है तो आप क्लास करो। तो इसी तरह लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। अब फिर इसमें भी लोगों ने बोला जब फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है तो यार फंक्शन ही हो पूरे, क्लास हटा ही दे। तो रिएक्ट ने क्या करा, आहिस्ता आहिस्ता इस पे भी काम करना शुरू करा। सबसे पहले फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट हमें अवेलेबल कर दिया हुक के जरिए, ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग के जरिए। फिर थोड़ा इस पे और काम हुआ, इसमें प्रॉम्प्ट भी अवेलेबल कर दिए। थोड़ा और इस पे काम हुआ, फिर इसमें लाइफ साइकिल भी अवेलेबल कर दिए। तो अब जाके क्या हुआ है कि अब एक एक चीज फंक्शन कंपोनेंट में अवेलेबल है। क्लास कंपोनेंट यूज करना हमें जरूरत पड़ती ही नहीं, मतलब क्लास कंपोनेंट बिल्कुल ही हटा दिए। हो सकता है आने वाले वक्त में एक बोले कि अब ये खत्म, यूज ही नहीं करो। बोलो भाई। पहले से यूज होगी, मतलब रिएक्ट ने इसमें मजीद बहुत ज्यादा काम करा है। अच्छा इसमें ये था कि जब आप रिएक्ट, अब देखिए ये रिएक्ट डॉट कंपोनेंट है ना, देखिए रिएक्ट ने यहाँ पे आपको समझाने के लिए कोड लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी गलती बताएं क्या है इस कोड में। रिएक्ट ने वैसे तो समझाने के लिए कोड लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक गलती है इस कोड में। क्या गलती है? अच्छा गलती नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि आप ये गलती अक्सर करते हैं बताने के बावजूद भी। सर राउंड ब्रैकेट नहीं लगे हुए, राउंड ब्रैकेट नहीं लगे हुए। क्या करा? ये भी गलती नहीं है सर, राउंड ब्रैकेट नहीं लगे हुए। छोटी सी गलती है यार। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, तो ये रिएक्ट जो है ना ये कहीं पर डिफाइन ही नहीं है, ये गलती है। यही तो आप करते हैं गलती। सर तो लिंक से आई भी है ना। कहाँ है लिंक? HTML में लगी। दूसरी क्लास वाले करते हैं, अब नहीं करते।
पता लगना चाहिए था ना कि यार रिएक्ट यहाँ पे, अच्छा रिएक्ट यहाँ पे कहीं पर डिफाइन क्यों नहीं, क्योंकि रिएक्ट की वेबसाइट में हम यूज कर रहे हैं, इसने हमें समझाने के लिए बस ये कोड लिखा हुआ है। वरना अगर ये रिएक्ट में करते ना तो हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है ऊपर कि ऊपर पहले हमने रिएक्ट डिफाइन किया, उसके बाद रिएक्ट यूज की। अच्छा अब क्या हुआ है, अब रिएक्ट ने क्या बोला कि यार अब रिएक्ट डिफाइन करो नहीं करो, सिर्फ फंक्शन बनाओ, रिएक्ट चल गई, अब डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब रिएक्ट ने इतने फीचर दे दिए, इतने आसानी कर दी कि सिर्फ ये 4 लाइनों का कोड लिखा, रिएक्ट चल गई। हेलो हो गया सही भाई, तो इसमें इतनी ज्यादा आसानी हो गई है। तो इस कोड में रिएक्ट का नाम है पहले जावास्क्रिप्ट का। अच्छा अब ये देखिए रिएक्ट की ना वेबसाइट पे ये जो डॉग है ये थोड़े पुराने भी हैं। ये देखिए यहाँ स्टेटफुल कंपोनेंट, अब क्लास वाले जो कंपोनेंट थे ना इसका नाम रख दिया था स्टेटफुल, तो इनके पास स्टेट होती थी, और दूसरे वाले होते थे स्टेटलेस जिसमें स्टेट नहीं होती थी, फंक्शन वाले। अच्छा एप्लीकेशन भी इन्होंने बना के दिखा दी, तो इंशाल्लाह यही एप्लीकेशन हम बनाएंगे और इसका चैलेंज भी रखेंगे क्लास में 5 मिनट 3 मिनट वाला ये तो 5 मिनट टू डू ऐप चैलेंज। कौन बनाता है 5 मिनट टू डू ऐप? टू डू ऐप क्या होगी देखना, ये होगी। वो तो थोड़ा बड़ा था ना, टू डू ऐप आसान है। और रिएक्ट में तो चीजें, अच्छा रिएक्ट पे अगर हैकाथॉन बनाते ना, रिएक्ट आती तो 6 घंटे में बना देते। इसके बाकी है ना हैकाथॉन इसका। रिएक्ट अब आपका एक फाइनल हैकाथॉन होगा जो कि मोबाइल एप्लीकेशन का होगा, सब कुछ इसमें शामिल होगा। सब कुछ, मतलब बड़ी एप्लीकेशन होगी, आराम से 12 घंटे में आप बनाएंगे। अगले साल जनवरी में। नहीं ये होगा आपका तकरीबन अक्टूबर 31 ये होगा आपका नवंबर में। बस 1 महीने सीधे आगे बढ़ाते हैं। सही, नवंबर स्टार्ट हो जाएगा ना, मतलब 2 महीने आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपका हैकाथॉन हो गया। हैकाथॉन में मतलब वो मोबाइल एप्लीकेशन बनानी होगी चलो प्रैक्टिस और विद बैकएंड 5S नहीं चलेगा, Node.js, MongoDB वगैरह ये सब चलेगा। सिर्फ 5S क्यों नहीं चलेगा? ये पढ़ेंगे ना कि हम React और React Native के बाद Node.js, MongoDB वगैरह सब अगर हमने उसको बना दी 5S अगर 5S को कनेक्ट कर दी तो भी शुरू होगा। इशू होगा। 5S की कुछ सर्विस यूज कर सकते हैं लेकिन बैकएंड लाजमी है, तो वो फाइनल हैकाथॉन होगा। सही में उम्मीद है तकरीबन चीजें समझ में आ गई होंगी आपको रिएक्ट की।